चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की विचारधारा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये वैश्वीकरण आखिर है क्या। वैश्वीकरण का अर्थ है सभी मामलों में तथा सभी व्यवहारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक विश्व का एक इकाई बनना। तो अधिकतर विद्वान तो ये मानते हैं कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया का जन्म है वो आधुनिक युग में हुआ, लेकिन कुछ ऐसे विचारक भी हैं जिनके अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया यूरोप में नई खोजों और समुद्री यात्राओं के काल में 15वीं शताब्दी में हुई, और कुछ का विचार है कि ये प्रक्रिया इससे भी पहले ईसा पूर्व काल से ही शुरू हो चुकी थी। तो आधुनिक समय में हम देखें तो ये जो वैश्वीकरण है ये अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है, और ये विश्व के लोगों के विचारों के आदान प्रदान के उत्पादनों तथा संस्कृति के अन्य पहलुओं को के जोड़ से बनती है। यातायात के साधनों का अद्भुत विकास, दूरसंचार प्रणाली के मूल ढांचे जिसमें तार संचार प्रणाली है, इंटरनेट इत्यादि इसमें शामिल है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे कि वैश्वीकरण का विकास 20वीं शताब्दी में किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले तो है ट्रेड या व्यापार। तो क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस इत्यादि जो थे ये थे उस दौर में औद्योगिक देश। तो विश्व के कुल निर्मित माल का अधिकांश भाग यही देश जो थे उपलब्ध करवाते थे। दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बात करें तो यहाँ से कच्चा माल ये उठाते थे, और संसार के विभिन्न प्रभाव जो क्षेत्रों में जो था संसार उस दौर में बंटा हुआ था। उपनिवेशवादी शक्तियाँ ये निश्चित करती थी कि क्या बोया जाए, कहाँ बोया जाए, है ना। जैसे कि भारत में भी भारत में जैसे कि नील की खेती थी, और इसी की खेती की वजह से ही बहुत से जो किसान थे, क्योंकि ये जितनी भी कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का हुआ ये उसी दौर में हुआ, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। तो यही निर्णय करती थी यूरोपीय शक्तियाँ। युगांडा, सूडान ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग के लिए कपास पैदा करते थे। मोज़म्बिक पुर्तगाल के लोगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता था। संयुक्त राज्य के उभरने से विश्व अर्थव्यवस्था पर उसी का प्रभुत्व स्थापित हो गया, और 1900 ईस्वी तक ये देश ब्रिटेन के से दोगुने कोयले तथा लौह इस्पात का उत्पादन करने लगा। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन है वो आया। दूसरे महायुद्ध के 1945 में विश्व अर्थव्यवस्था को रोजगार योग्य तथा विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, और इसके पश्चात वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आया। 1957 में यूरोप के 6 कोयला और इस्पात उत्पादक देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की और इसे कॉमन मार्केट का नाम दिया। धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। 2000 में ब्रिटेन को छोड़कर अन्य देशों ने यूरो नामक एक साझी जो मुद्रा थी वो अपनाई। 1990 में विश्व अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए गैट की स्थापना हुई। 1995 में गैट को विश्व व्यापार संगठन WHO का रूप दिया गया। इसका उद्देश्य व्यापार में खेल नियमों का पालन करने की स्वीकृति देना, विवादों के निपटारे के लिए एक उचित संस्था की स्थापना करना। ये संस्था सीमा शुल्क घटाने, विभिन्न व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त करने, घरेलू और निर्यात सब्सिडियों में कटौती करने, विदेशी कृषि उत्पादों को अपने बाजार में प्रवेश की अनुमति देने के लिए कार्य करती है। तो वैश्वीकरण से प्रौद्योगिकी संचार में भी अभूतपूर्व विकास हुआ, और इस विकास का प्रभाव संपूर्ण मानव समुदाय के ऊपर पड़ा। संचार के वैश्वीकरण का आरंभ 1970 से माना जाता है। उस समय विकासशील राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जो गैर उपनिवेशिक तथा लोकतांत्रिक हो और यही सूचना उपलब्ध कराने में समर्थ हो। लेकिन विकसित राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। वे विश्व अर्थव्यवस्था तथा संचार माध्यमों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे ताकि उनके व्यापारिक तथा राजनैतिक हित सुरक्षित रहें। फिर इसके पश्चात है नई खोजें तथा वैश्वीकरण। 19वीं-20वीं शताब्दी नए आविष्कारों और खोजों के लिए जानी जाती है जिनसे वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला।
तो इसमें एक साधारण व्यक्ति के जीवन को कई प्रकारों से इसने प्रभावित किया इन आविष्कारों ने। बिजली है, एंटीबायोटिक्स है, टेलीफोन है, सैटेलाइट है, परमाणु ऊर्जा इत्यादि का आविष्कार हुआ और इससे किसी एक विशेष देश अथवा समाज को नहीं बल्कि समूची मानव जाति को इसका जो है काफ़ी लाभ भी पहुंचा। विश्व के कुछ क्षेत्रों को कुछ आविष्कारों के लाभ देर से भले ही मिले। इसका कारण था कि इन क्षेत्रों की अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक सीमाएं थी। आज भी विश्व के कुछ देशों या क्षेत्रों में जनसंचार के विकसित संसाधन जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। फिर है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय खेलें। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ खेल जगत में हुआ है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र की प्रगति ने वैश्वीकरण में बहुत योगदान दिया और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है ओलंपिक गेम्स, जो कि हर 4 वर्ष बाद आयोजित की जाती हैं और इसमें विश्व के सभी देश बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। इसी तरह फुटबॉल है, फीफा द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका में फीफा द्वारा करवाया गया वर्ल्ड कप खेल लगभग 70 करोड़ लोगों ने देखा विश्व के। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड हर 4 वर्ष पश्चात वर्ल्ड कप का आयोजन करता है, जिसका विश्व के हर कोने से करोड़ों जो लोग हैं वो इसका आनंद उठाते हैं। फिर है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार जिसको कहते हैं। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विकसित और विकासशील देशों के संबंध बहुत गहरे हो गए हैं। विकसित देशों के विकासशील देशों के साथ आर्थिक सामाजिक संबंध बढ़ाने के लिए विकासशील देशों में जो लोगों के सभी वर्गों में इससे जो है जागृति आई है। काले गोरे के बीच भेदभाव कम हुआ है, मौलिक अधिकार लोगों को मिले हैं। फिर है टूरिज़्म, पर्यटन, इसको भी काफ़ी बढ़ावा वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप 5 जो महाद्वीप हैं वो बहुत निकट आ गए हैं। हज़ारों मील दूर के स्थानों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकती है। विकसित और विकासशील देश अपनी समस्याएं एक दूसरे के साथ सहयोग से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से विशेष तौर पर ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जो है हुआ है। लेकिन इस वैश्वीकरण की बहुत सी हानियाँ भी हुई हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित और अविकसित देशों में आर्थिक अंतर बढ़ गया है। ब्रेडेड रिपोर्ट के अनुसार उत्तर के देश निरंतर धनी होते जा रहे हैं, लेकिन दक्षिण के जो अविकसित देश जैसे कि अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, निरंतर निर्धनता की ओर बढ़ रही हैं। 1989-90 में उत्तर के देशों का कुल राष्ट्रीय उत्पाद दक्षिण के देशों के उत्पाद से 24 गुना अधिक था और ये क्रम जो है आज भी जारी है। आज भी दक्षिण के देश अपने पूर्व साम्राज्यवादी जो देश हैं उनके शोषण का शिकार हो रहे हैं। विकसित देशों की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में उद्योग और व्यापार द्वारा धन कमाकर अपने देशों में ले जा रही हैं। तो हम एक तरह से देखें तो वैश्वीकरण साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दे रहा है और इसी के अंतर्गत ये एक हानि भी हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की रही है। तो ये है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो इतना ही।